हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। पहले आपकी एक शिकायत का निवारण कर दूं मैं। आपको आवाज सही नहीं आ रही, वॉइस में आपको इशू आ रहा है। देखो, मैंने पहले बता दिया आपको, ये प्रॉपर स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि जस्ट साइड वर्क है। कोई स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं है कि आपको प्रॉपर आवाज में दे सकूं। दूसरा, मेरे गले में बहुत ज्यादा कफ है, इसी वजह से ऑन द रेस्ट में भी हो, साथ में और भी काम में होते हैं। तो गले में कफ आज से नहीं, मुझे लगभग अभी 3 महीने हो गया है, और उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है प्रॉपर तरीके से। तो आवाज फटी हुई है। और मेरी थोड़ी आवाज क्या है, जब मस्ती मजाक करता हूँ बच्चों के साथ तो चिल्लाता रहता हूँ, तो आवाज वैसे डाउन रहती है। आपने यदि देखा होगा मेरे स्टेटस वगैरह, आप देखते हो व्हाट्सएप पे, तो क्लास में कितनी मस्ती करता रहता हूँ, घर पे भी रहता हूँ बच्चों के साथ, तो भयंकर वाली मस्ती करता हूँ, बराबर ना। तो मेरी आवाज वैसे भी भारी है और दबी हुई आवाज, जैसे कि हाँ, थोड़ी फटी हुई आवाज आती है। थोड़ा वॉइस का इशू है। और दूसरा इशू आपको वीडियो क्वालिटी है कि 480 जो आपका होता है, इसके ऊपर हम वीडियो को नहीं कर पा रहे हैं, और इसमें ही अच्छी क्वालिटी आती है। 360 में देखते हैं तो आपके 360 में देखते हैं तो वीडियो अच्छी नहीं आती है। एक्चुअली दिक्कत क्या है, ये लैपटॉप जो है ना, लैपटॉप में क्वालिटी हाई कर सकते हैं हम लोग, जैसे हम 1080 तक ले जा सकते हैं। बट दिक्कत क्या है, फिर वो लिखने में दिक्कत आती है, हैंग करता है, वर्किंग कंडीशन में नहीं आता है। लैपटॉप छोटा है, क्योंकि जो वर्किंग लैपटॉप है मेरा, लास्ट जब मैं जहाँ पे जॉब कर रहा था वहां पे छूट गया, और वहां पे अब जाने का मौका है नहीं बैंगलोर साइड, कि वहां से लेके आऊं मैं। तो मैं बैंगलोर अनअकैडमी में था, अनअकैडमी में वहां पे मेरा छूट गया था। पर अब कंडीशन नहीं है वहां पे जाने की फिलहाल में, और वहां से ऐसा कोई आने वाला भी नहीं है, क्या है। और अब पता भी नहीं वहां पे रखा कि ओनर ने बेच दिया है, कि ओनर के कमरे में रखा हो भाई, 8-9 महीने से कमरा खोलेगा तो बेच देगी, सामान उतना निकाल गया कि नहीं। और पूरा 1 साल से ऊपर हो गया है, तो मुश्किल है वहां से। अब जो कंडीशन अपने पास है, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि टू द पॉइंट आपको बता सकूं। अच्छे से कंटेंट बना के लाता हूँ मैं, अच्छे से बोलता हूँ, अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ और लिखवाता भी हूँ। और जो इंपोर्टेंट पॉइंट होता है उसको 2 से 3 से बार रिपीट भी कर देता हूँ, ठीक है ना। आज राजपूत काल हम लोग खत्म कर देंगे, राजपूत काल खत्म कर देंगे। और आज एक काम करूंगा मैं आपके लिए, मैं एंशिएंट हिस्ट्री के सारे पीवाईक्यू आपको भेज दूंगा, तो आपसे उम्मीद करूंगा आप लोग लगा के रखो। ये मत सोचना मैं लगाऊंगा, तो प्रैक्टिस का कभी नहीं बोलता कि प्रैक्टिस मैं कराऊं, कि तो प्रैक्टिस अगर मैंने कराई ना तो आप पढ़ोगे क्या फिर। प्रैक्टिस आपको सेल्फ करनी है। मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, या तो उसका प्रॉपर टेस्ट पेपर बना के भेज दूंगा, या फिर उसकी मैं पीडीएफ से स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज दूंगा, ठीक है ना, इस टॉपिक के क्वेश्चन। इसलिए मैंने कल भेजा, बोला भी था कि कौन कौन कर रहा है, एक बार मेरे को रिएक्शन दे दो मैसेज पर। बट बहुत कम लोगों के मैसेज आए थे। हाँ, दूसरे ग्रुप पर मैसेज बहुत आए थे, बट अपने मेन ग्रुप पर मैसेज कम आए थे, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान देना, एक बार आप लोग थोड़ा अटैच हुआ रहो ग्रुप को पिन कर लो। जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नाम से ग्रुप, उसको पिन कर लो आप, और 2 से 3 बार चेक करते जाओ, ठीक है ना। चलो, तो राजपूत काल का तीसरा लेक्चर है, और आई थिंक लास्ट लेक्चर होगा राजपूत काल का और एंशिएंट हिस्ट्री का। थोड़ा लंबा लेक्चर खींचेंगे हम लोग, दम लगाएंगे लंबा खींचने की। आज जो हम लोग करने वाले हैं, मालवा का परमार वंश। क्या बेटा? मालवा का परमार वंश करने वाले हैं। परमार वंश, परमार डायनेस्टी, ठीक है ना। आपको याद होना चाहिए कि मालवा का परमार वंश, जो कि किसके बेटा, राष्ट्रकूटों के सामंत थे। किसके? राष्ट्रकूटों के। अभी तक इस बात का रखना, अभी तक हमने जो पहले पढ़े, बुंदेला इत्यादि पढ़े हमने, ठीक है ना। पीछे हमने पढ़े क्या, कलचुरी पढ़े हैं, चंदेल पढ़े हैं। हमने जो मोस्टली पढ़े वो किसके सामंत थे बेटा? गुर्जर प्रतिहार के। किसके थे? गुर्जर प्रतिहार के। बट यहाँ पे जो मालवा के परमार मिलेगा वो किसके मिलेंगे? राष्ट्रकूटों के सामंत मिलेंगे। किसके बेटा? राष्ट्रकूटों के सामंत रहे हैं। इस बात को आपको याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी तक ये बात नहीं पूछी गई है, बट एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसी बातें पूछी जा सकती हैं, तो इसको याद रखना है। इसके सामंत बेटा राष्ट्रकूटों के सामंत थे, इस बात को आपको याद रखना है। अब जो इंपोर्टेंट पॉइंट था, तो मैंने इसको 2 से 3 बार बोल दिया कि नहीं, तो आपको चीज याद रहेगी। जब आप रिवाइज करोगे तो आपके लिए चीज माइंड में गूंजेगी कि हाँ, ऐसी कोई बात सर ने यहाँ पे बार बार बोली थी, ठीक है। बात करते हैं आगे। तो परमाणु वंश की उत्पत्ति के संबंध में भी बहुत सारे मतभेद हैं। लोग अग्निकुंड के सिद्धांत को मानते हैं कि परमाणु की उत्पत्ति भी अग्निकुंड से मानी जाती है, ठीक है ना। और इसका जो साक्ष्य मिलता है अबुल फजल की आइन अकबरी से। अबुल फजल की बुक का नाम क्या है? आइन अकबरी, ठीक है ना। आइन अकबरी में भी इसकी उत्पत्ति के लिए स्वीकार किया गया है कि उनकी उत्पत्ति, परमाणु की उत्पत्ति कहां से हुई था? अग्निकुंड से हुई थी। अब अग्निकुंड की कहानी मैं आपको बता चुका हूँ कि माउंट आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ ने क्या किया था? यज्ञ किया था। वहां से 4 क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें चौहान हो जाते हैं, आपके गुर्जर प्रतिहार हो जाते हैं, राजपूत हो जाते हैं, परमार हो जाते हैं। ऐसे आपके वहां से आपने पढ़ा था, इसको याद है कि नहीं याद है? ठीक है ना। हालांकि आधुनिक विद्वान
इस मत को नहीं स्वीकारते हैं, ठीक है ना। यदि परमाणु के संदर्भ में कुछ अभिलेख हैं तो यार रखना, परमाणु के संबंध में कुछ अभिलेखों के नाम लिख लो, कौन कौन से अभिलेख इनसे संबंधित हैं जहां से इनकी जानकारी मिलती है। परमाणु अभिलेख संबंध, कौन कौन से अभिलेख परमाणु से संबंधित है जहां से इनकी जानकारी मिलती है। जैसे आपको मिलेगा एक उदयपुर प्रशस्ति, उदयपुर प्रशस्ति से इनके बारे में जानकारियां मिलती हैं, ठीक है ना। आपको मिलेगा बसंतगढ़ अभिलेख, अभी इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, बसंतगढ़ अभिलेख। एक मिलेगा आपको नागपुर प्रशस्ति, नागपुर इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना। इत्यादि इत्यादि आपके अभिलेख है जो कि परमाणु से संबंधित है आपके, ठीक है ना। बात करूं मैं संस्थापक की, बात करूं मैं संस्थापक की, तो इसका संस्थापक कौन है पूछा गया है परमाणु का, परमाणु का संस्थापक कौन है परमार वंश का। क्या संस्थापक कौन है परमार वंश का, तो आपको याद रखना बेटा परमार वंश का संस्थापक कौन है आपका उपेंद्र है। कौन है बेटा, इन महोदय को माना गया है। इनका एक और नाम समझ सामने आता है कृष्णराज, क्या कृष्णराज, और ये आपसे एमपीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर पूछा गया है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, इसको कृष्णराज भी कहते हैं, ठीक है ना। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था बेटा, अपनी राजधानी उज्जैनी को बनाया था। उपेंद्र ने अपनी राजधानी उज्जैनी को बनाया था। कब, 1818 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। इन सब की जानकारी कहां से मिलती है बेटा, तो इसकी जानकारी आपको मिलती है कहां से, उदयपुर प्रशस्ति लेख से। कहां से, उदयपुर प्रशस्ति लेख से आपको परमाणु की संस्था की स्थापना की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। ठीक है, चलो इनकी राजधानी आगे चलकर आपको धार भी मिलेगी। क्या, तो फर्स्ट राजधानी आपको उज्जैन रखना है, फर्स्ट राजधानी कैपिटल आपको उज्जैन रखना है। सेकेंड में आपको धार डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाना है, ठीक है ना। यदि बात करूं कि प्रमुख शासक कौन कौन से बेटा, तो प्रमुख शासक यहाँ पे रखना, प्रमुख शासक में कौन कौन आ जाएगा, प्रमुख शासक में बहुत सारे नाम है, तो प्रमुख शासक के नाम देखते हैं और बाद में उनके बारे में कुछ कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ लेंगे जो महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। तो प्रमुख शासक में आपको मिल जाएंगे बेटा वीर सिंह, नहीं सॉरी वैरी सिंह, वैरी सिंह, सियक प्रथम, वाकपति मुंज, वाकपति प्रथम, इनको कृष्णराज के नाम से जानते अपन, ठीक ना। वैरी सिंह द्वितीय, वैरी सिंह द्वितीय। अच्छा आपको पता है मैं आपको ये लिखवाता क्यों प्रमुख शासक, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि नाम लिखा जाता है व्यक्ति का और पूछता है किस वंश से संबंधित है, किस काल से संबंधित है, ऐसा लिखा जाता है, ठीक ना। हर्ष भी था इसमें, हर्ष को हम सियक द्वितीय के नाम से जानते हैं, सियक द्वितीय के नाम से जानते हैं, ठीक ना। मुंज वाकपति द्वितीय, वाकपति द्वितीय। सिंधुराज था, एक कौन था बेटा, सिंधुराज था जो कि मुंज का छोटा भाई था, फेमस है मुंज का छोटा भाई, सिंधुराज फेमस है आपका, है ना। इस बात को आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको राजा भोज याद रखना है, राजा भोज याद रखना है। और अंतिम शासक में आपको याद रखना है जो प्रमुख है अंतिम शासक में, अंतिम शासक आपके महकल देव है। कौन है, महकल देव है, महकल देव है। यहाँ पे थोड़ा एक लास्ट क्लास के बारे में बताना चाहूंगा आपको। आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में बोलते समय पे गलती की थी, मैंने हमीर वर्णों को पढ़ा था। कहाँ पे मैंने, जब हम लोग लास्ट क्लास में चंदेलों को पढ़ रहे थे तो चंदेलों हमने हमीर बर्मन को पढ़ा था, हमीर बर्मन को। क्लास नंबर 11 है आपकी, उसमें बता रहा हूँ मैं आपके लिए, 11 नंबर क्लास में हमीर बर्मन का पढ़ा था। वहां पर मैंने धोखे से कुतुबुद्दीन ऐबक बोल दिया, तो भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला किया था। वो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था, वो आपका अलाउद्दीन था, ठीक है ना। कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और आपने इसमें मिला लिया था, क्या अपने क्षेत्र में इसको मिला लिया था अपने साम्राज्य में, ठीक है ना। तो हमीर बर्मन के समय पर किसका, अलाउद्दीन खिलजी का नाम रखना आपको बेटा, अलाउद्दीन खिलजी का, 1309 के आसपास दमोह जबलपुर क्षेत्र में। ये लास्ट क्लास में आपको सुधार कर लेना है। फायदे में लिखवाया सही था बोला गलत था, लिखवाया सही था बोला गलत था, ठीक है ना। बट ऐसा अच्छा आप लोग को जब भी डॉक्टर डाउट लगे ना तो आप लोग बाकायदा भेजा करो,
कोई भी डाउट आप लोग को है, कह रहे थे डाउट क्लियर आपका भी हो जाता है और जो बच्चे आगे क्लास देखते हैं उनका भी हो जाता है, ठीक है ना। ये जो डाउट दिया था किसने दिया था, इनाम नाम की, एक इनाम नाम से बच्चा है, इनाम या इनाम। आगे बात करते हैं हम लोग बेटा। आगे बात करते हैं हम लोग वैरी सिंह द्वितीय की। हमने अभी उपेंद्र के बारे में देख लिया। अब दूसरे आपके महत्वपूर्ण शासक वैरी सिंह द्वितीय, वैरी सिंह द्वितीय। इनका जो अन्य नाम है वो आपको याद रखना है। इनका एक अन्य नाम है वज्रट स्वामिन। क्या? वज्रट स्वामिन, इनका एक नाम याद रखना। क्या इनका नाम है बेटा? वज्रट स्वामिन, ठीक है ना। और महत्व इसलिए वैरी सिंह द्वितीय का क्योंकि इन्होंने अपनी राजधानी, देख रहे हैं बच्चों का धप्पा धप्पा चलते रहेगा यहाँ पे, हमारे यहाँ पे आज बर्थडे भी बच्ची का अपनी, तो धप्पा धप्पा चल ही रहे हो, ठीक है ना। अब क्या? वज्रट स्वामिन, वज्रट स्वामिन भाई साहब का नाम है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इनके समय पर राजधानी परिवर्तन हुआ था। क्या होता? इन्होंने क्या किया था बेटा? राजधानी परिवर्तन किया था। और राजधानी कहाँ से? उज्जैन से धार ले गए थे। कहाँ पे? उज्जैन टू, उज्जैन से धार राजधानी को ले गए थे, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक आपको मिलेंगे सीयक द्वितीय, सीयक द्वितीय। क्या? सीयक द्वितीय को हम ना क्या श्री हर्ष के नाम से जानते हैं, श्री हर्ष या हर्ष के नाम से जानते हैं। इनके बारे में महत्वपूर्ण कथन क्या है बेटा? महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना आपको। तो परमार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या? परमार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, रियल फाउंडर, ठीक है ना, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना इनका वास्तविक नाम श्रीहर्ष है। सीयक द्वितीय का वास्तविक नाम क्या बताया जाए? श्रीहर्ष है। इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इनकी उपाधि मान लेना सै दत्त भट्ट। क्या? जो इनका अन्य नाम क्या है एक और? सै दत्त भट्ट, सै दत्त भट्ट, एक अदर नाम इनका है सै दत्त भट्ट, इनका एक और नाम है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। और भाई वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है? एक किसके सामंत थे? राष्ट्रकूटों के सामंत थे। इन्होंने क्या? राष्ट्रकूट शासक, इन्होंने क्या? राष्ट्रकूट शासक खोतिक को हराया था। किसको? खोतिक को हराया था, ठीक है ना। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हम लोग। अब आएंगे आपके महत्वपूर्ण वाकपति मुंज। कौन आएगा? वाकपति मुंज। याद रखना इनकी उपाधियां भी याद कर लो, जो आपको याद करना है। सीयक द्वितीय, इनको श्री हर्ष के नाम से जानते हैं। इनकी कुछ उपाधियां भी हैं, हो सकता है परमार वंश में निम्नलिखित उपाधियां किसने धारण की थी? तो महाराज, महाराजा धीराजपति, महाराजा धीराजपति एवं महामांडलिक चूड़ामणि, महामांडलिक चूड़ामणि, इनकी उपाधियां हैं, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो आते हैं वाकपति मुंज। वाकपति मुंज इसमें परमार वंश में। तो वाकपति मुंज में, हाँ, आप लोग क्लास को स्पीड में देखते हो तो कोई मतलब नहीं है, क्यों भाई? क्लास को लिखना है, नोट्स बनाने हैं, क्लास सुनने से कुछ सार्थकता नहीं होगी, ठीक है ना। वाकपति मुंज की बात करें तो सबसे पहली बात तो इनकी उपाधियां आपको याद रखना है। क्या? वाकपति मुंज की आपको उपाधियां याद रखना है, इन्हें भर की उपाधियां ली थी, ठीक है ना। इनकी उपाधियां आपको याद रखना है, उपाधियां ने भर के ली थी, जैसे कि आपको मिलेगा पृथ्वी वल्लभ। क्या? पृथ्वी वल्लभ, पृथ्वी श्री, अमोघ श्री, अमोघ श्री, वाकपति राज, वाकपति राज, उत्पल राज, उत्पल राज आदि। मतलब इनने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी, तो इनकी आपको उपाधियां याद रखनी है, ठीक है ना।
और भाई साहब बहुत क्या आपके प्रभावी शासक रहे हैं, शक्तिशाली शासक रहे हैं। इन्होंने चालुक्यों को इन्होंने चालुक्यों को, कलचुरियों को व हुणों को हराया था या पराजित किया था युद्ध में, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को याद रखना है। इन्होंने याद रखना, एक कल्चुरी शासक थे तैलप द्वितीय, वाकपति मंजू के साथ जो कल्चुरी शासक थे तैलप द्वितीय, इन्होंने क्या किया था जोश जोश में, सुन लेना बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि भैया जो कल्याणी चालुक्य थे, चालुक्य शासक है, चालुक्य शासक है आपके तैलप तैलप द्वितीय। इन्होंने जोश जोश में क्या किया था, तैलप द्वितीय को 7 बार, इन्होंने क्या तैलप द्वितीय पे 7 बार आक्रमण किया। सुनना, कहानी सुनना पहले, बाद में लिखना। तैलप द्वितीय पर 7 बार आक्रमण किया, तो 6 बार तो ये लगातार जीत गए थे, 6 बार आक्रमण पर लगातार जीत हुई थी भाई साहब की। लेकिन जब ये 7वां आक्रमण कर रहे थे तो इनके मंत्री लोगों ने इनको समझाया था कि हे महाराज अभी मत जाओ, अभी माहौल नहीं है अपने जैसा, अब आप में वो ताकत नहीं बची, आप बूढ़े पुराने हो गए हो, अभी माहौल वैसा नहीं है। भाई साहब नहीं माने। जब 7वीं बार गए तो 7वीं बात में तेलप द्वितीय ने क्या किया, 7वीं बार में तेलप ने क्या किया भाई साहब को बंदी बना लिया। क्या बना लिया, बंदी बना लिया और मृत्यु दंड दे दिया। और क्या, मृत्यु दंड दे दिया। तो यार है ना तैलप द्वितीय की कहानी, ठीक है ना। पूछ सकता है कि किस शासक ने तैलप द्वितीय से भिड़े थे, कितने बार, 7 बार, कितनी बार, 7 बार, 6 बार लगातार जीत हुई थी, 7वीं बार में तैलप ने भाई साहब को बंदी बना लिया और मृत्यु दंड दे दिया, ठीक है ना। एक बात याद रखना, उन्होंने उन्होंने क्या, मांडू में मुंज सागर तालाब का निर्माण कराया था। मुंज सागर झील या तालाब का निर्माण कराया था। कहाँ पे बेटा, मांडू में। कहाँ पे, मांडू में। याद रखना, बागमती मुंज का समय मालवा का स्वर्णकाल कहा जाता है। बागमती मुंज का समय, बागमती मुंज का समय मालवा साहित्य में स्वर्ण काल के रूप से जाना जाता है। क्यों भैया, क्योंकि इनके दरबार में बहुत सारे रचनाकार थे, बहुत सारे दरबारी थे, बहुत सारे गोल्डन एरा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे दरबारी कवि थे जो बहुत सारी किताबें लिखते थे, पुस्तकें लिखते थे। साहित्य को इस समय पर अच्छे से उत्कर्ष मिला, साहित्य प्रॉपर तरीके से लिखा गया, ठीक है ना। ऐसे बहुत से व्यक्ति रहे जो स्वतंत्र रूप से लिख सके इनके समय पर। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखना है लेखक, और एक साइड लिखेंगे लेखक, और एक साइड क्या, उनकी रचना है, ठीक है ना। जैसे पद्मगुप्त थे, पद्मगुप्त बागपती मुंज के दरबारी थे, ठीक है ना। इनको हम परिमल के नाम से भी जानते हैं, परिमल के नाम से जानते हैं। आपके धनंजय मिलेंगे इस टाइम पे, आपको आपके धनंजय मिल जाएंगे इस टाइम पे, धनक भी मिल जाएंगे आपको, धनिक महोदय मिल जाएंगे। इसी टाइम पे आपको मेरुतुंग मिल जाएंगे। और मेरुतुंग का एक बहुत फेमस ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। हलायुद्ध भट्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाए, क्या, हलायुद्ध भट्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। याद करो यहाँ पे कि भैया पद्मगुप्त या परिमल की बुक का नाम क्या था, तो इनकी बुक का नाम था नवशांख चरित। नवशांख चरित। धनंजय की बुक का नाम क्या था, 10 रूपक। क्या था, 10 रूपक। धनक की बुक का नाम क्या बेटा, यशो रूप अवलोक। यशो रूप, यशो रूप अवलोक। मेरुतुंग की बुक का नाम क्या था बेटा, प्रबंध चिंतामणि। क्या, प्रबंध चिंतामणि। और हलायुद्ध की बुक का नाम था अभिधान रत्नमाला। क्या, अभिधान रत्नमाला, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है ना। इसको याद रखना। जो प्रबंध चिंतामणि बेटा जैन साहित्य, क्या आपका, जैन साहित्य। और बार बार आपसे पूछा गया है, इसमें आप कुछ याद करो नया करो। पद्मगुप्त का नवशांख चरित बार बार पूछा गया बेटा, देखो बार बार पूछा गया है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। जहां बैठो वहीं पे लिखने के बाद बोलो कि पद्मगुप्त या परिमल की बुक का नाम क्या है, नवशांख चरित। धनंजय की बुक का नाम क्या है, 10 रूपक। धनिक की बुक का नाम क्या है, ऐसो रूप अवलोक। मृत्युंग की बुक का नाम क्या है, प्रबंध चिंतामणि।
अब हला युद्ध की बुक का नाम क्या है? अभिधान रत्नमाला। आपको याद होगा जब मैंने राजपूत काल शुरू किया था तभी मैंने बोल दिया था कि परमारों से उनका साहित्य और स्थापत्य बहुत अच्छा आता है। याद है कि नहीं? ठीक है, चलो अब इनके बाद आते हैं आपके सिंधुराज। वागपति वंश के बाद आपको मिलेंगे कौन? सिंधुराज। वागपति वंश के बाद आपको मिलेंगे सिंधुराज, ठीक है ना? विजय अभियाना कौल्य कहाँ मिलता है? तो सिंधुराज की विजय अभियाना कौल्य, विजय अभियाना का उल्लेख पद्मगुप्त या परिमल की बुक में मिलता है। परिमल की नवशांक चरित में मिलता है, नवशांक, नवशांक चरित में मिलता है, ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? और इसी के बाद इसके पुत्र आते हैं राजा भोज। कौन बेटा? राजा भोज, जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपोर्टेंट व्यक्ति है पूरे परमार वंश में और पूरे राजपूत काल में। तो हेडिंग डालेंगे राजा भोज, राजा भोज, ठीक है ना? वागपति द्वितीय का भतीजा, सिंधुराज का पुत्र था, ठीक है? सबसे प्रतापी, सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ है। इसके शासनकाल के में 11 अभिलेख मिलते हैं। कितने? राजा भोज भोज के समय पे 11 अभिलेख मिलते हैं। वो 11 अभिलेख में जैसे कि आपको उज्जैन का अभिलेख, देवपालपुर अभिलेख, उज्जैन अभिलेख, देवपालपुर अभिलेख, धार अभिलेख, बैटमा अभिलेख, ठीक है ना? भोजपुर अभिलेख, भोजपुर अभिलेख प्रमुख हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म तो भाई से कह रहा है, जन्म कहाँ हुआ था? जन्म उज्जैन में हुआ था, जन्म उज्जैन में हुआ था। लेकिन राजधानी किसको? धारा नगरी को बनाया था। राजधानी किसको? धार को या धारा नगरी को बनाया था, ठीक है ना? इसको आपको याद रखना है। मतलब 980 ईस्वी में, 980 ईस्वी में, है ना? मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी? मृत्यु 1055 में धार में हुई थी। कैसे हुई थी? आपका कल्चुरी शासक करने पड़े थे हमने, तो कल्चुरी शासक कर्ण के आक्रमण से अटैक आया था, वैसे चलो वैसे थे, ठीक है ना? इसको याद रखना आपको। इनकी बात करूं उपाधियों की, इनको बहुत सारी उपाधियां दी जाती हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। उपाधियां जैसे कि सार्वभौम, कविराज, सार्वभौम कविराज, सार्वभौम राजा भोज, कविराज राजा भोज, मालवाधीश, मालवाधीश, मालव चक्रवर्ती, मालव चक्रवर्ती, मालव मंडन, अवंती नायक, अवंती नायक, धारेश्वर, त्रिभुवन नारायण, त्रिभुवन नारायण, रणरंगमल्ल, रणरंगमल्ल, तुक नारायण, तुक नारायण, विदर्भराज, 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 एक मिनट देना मुझे। क्या? विदर्भराज, अहिरराज,
अहिरराज, अभिनव अर्जुन, अर्जुन, अभिनव अर्जुन, इनको नव विक्रमादित्य भी बोलते हैं। नव नव विक्रमादित्य भी बोलते हैं। नव विक्रमादित्य भी बोलते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी का अधिकारी भी कहे जाते हैं। पृथ्वी का अधिकारी इनको कहा गया है। कहाँ पर? उदयपुर प्रशस्ति में, याद रखना। बहुत सारी इनकी उपाधि आती है, कितनी याद करो, बस एक बार लिख लेना, पढ़ लेना, कभी आपको पेपर में आएंगी भी नहीं, और आएंगी भी तो आप गलत भी नहीं हो पाएंगी। यदि आप मन से लिख रहे हो, मन से पढ़ रहे हो ना, बस एक बार रिवाइज कर लेना कि और तेते नाम लेना, मन में मत पढ़ना ऐसे मत, अच्छे से कि भाई राजा भोज की उपाधियां रणमल, लोक नारायण, विदर्भराज, अहिरराज, अभिनव अर्जुन, नव विक्रमादित्य, पृथ्वी का उत्तराधिकारी या पृथ्वी का अधिकारी, सार्वभौम, कविराज, मालवाधीश, मालव चक्रवर्ती, मालव मंडन, अवंती नायक, अवंती नायक, ठीक है ना, धारेश्वर, त्रिभुवन नारायण, रणमल्ल, नारायण, इत्यादि इत्यादि हैं। आप ऐसे याद करोगे तो आपकी कभी गलत नहीं होगी, ठीक है, आपकी कभी गलत नहीं होगी। रचनाएं, इनकी रचनाएं आपको याद रखनी बेटा, इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है। रचनाएं बहुत सारी हैं। रचनाएं इसलिए महत्वपूर्ण है, रचना को पता है, नाम तो आपको याद हो जाएंगे, रचनाओं की विशेषताएं पूछते हैं कि कौन सी पुस्तक किसके बारे में। याद रखना, राजा भोज में एक विशेषता क्या है कि इनसे पुस्तक पूछेंगे ना, तो पुस्तक की विशेषता आपसे पूछेंगे क्या, पुस्तकें किताबें कौन कौन सी है, रचनाएं कौन कौन सी लिखना। जैसे सरस्वती कंठहरण, सरस्वती, सरस्वती कंठहरण, सरस्वती कंठहरण यदि आपसे पूछ रहा है तो किसका, संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। पूछेगा किसका ग्रंथ है बेटा, संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। तो मैंने बोला ना, एक चीज होती है, पैटर्न पकड़ो, क्वेश्चन कहाँ से किस प्रकार का बन रहा है। तो हर जगह पे क्या होता है, इस बुक का राइटर कौन है, उस बुक का राइटर कौन है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परमार काल में राजा भोज से बुक के राइटर नहीं पूछ रहे, ये सबको पता है राजा भोज की पुस्तक आपको याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, उनकी विशेषताओं से, बुक किससे संबंधित है। हाँ, कभी कभी बुक पूछता है, कैसे पूछेगा कि लिख लेगा निम्नलिखित में से राजा भोज की कौन सी पुस्तक नहीं है, और चार पुस्तकों के नाम देगा, उनमें से एक कोई नहीं होगी, तब छांटना पड़ेगा। तो वहां पर आपको पुस्तकों के नाम याद आना चाहिए। तो दो प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला जो टाइप है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये बुक का राइटर नहीं पूछते यहाँ पे राजा भोज के बारे में, बुक की क्या पूछते हैं, विशेषता पूछते हैं, या बुक किस बारे में पूछते हैं। जैसे इनकी बुक का नाम है सम्रांगण सूत्रधार, सम्रांगण सूत्रधार। तो इनकी जो ए बुक है, किस किस पर भैया, किस बारे में, स्थापत्य और वास्तुकला के बारे में, स्थापत्य और वास्तुकला के बारे में, कैसे भवन निर्माण हो, कैसे मकान बने, कैसे महल बने, इसमें बताया गया, ठीक है ना। श्रृंगार प्रकाश आपकी इनकी बुक का नाम है, श्रृंगार प्रकाश, ठीक है ना। इसमें एक है आपके साहित्य शास्त्र है, साहित्य, श्रृंगार रस प्रधान शास्त्र आपका, ठीक है ना। युक्ति कल्पतरु, सबसे महत्वपूर्ण जो बार बार पूछा गया आपसे, युक्ति कल्पतरु है। इसमें क्या बताया गया, इसमें विमान और जहाज बनाने की विधि है, क्या, विमान और जहाज बनाने की विधि है इसमें, विमान और जहाज बनाने की क्या विधि है, ठीक है ना। एक से एक है भोज चंपू, क्या बेटा, भोज चंपू, ठीक है ना, जो कि अपने काव्य शास्त्र से संबंधित, काव्य शास्त्र से संबंधित है, ठीक है ना। विद्या विनोद भी इनकी बुक का नाम है, विद्या विनोद, एक बुक का नाम विद्या विनोद भी हो गया, ठीक है ना। चारु चर्चा, अब यहाँ पे विद्या विनोद पूछे, हाँ एक बार विद्या विनोद पूछे, विद्या विनोद किसकी बुक है, किसकी बुक है, राजा भोज की बुक है, ठीक है ना। चारु चर्चा है, चारु चर किसकी बुक है, विद्या, इनकी किसकी बुक है बेटा, आपकी राजा भोज की बुक है, ठीक है ना। और लेकिन आप लोग श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार प्रकाश तो लिख लिया ना, श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार मंजरी,
याद रखना। एक बुक का नाम क्या है, श्रृंगार मंजरी है। श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, तत्व प्रकाश, तत्व प्रकाश अश्विन की बुक का नाम है। इसको आपको याद रखना है क्या, तत्व प्रकाश। साथ साथ आपको याद रखना है पातंजल का योग सूत्र वृत्ति, क्या, पतंजलि का योग सूत्र वृत्ति, इन्हीं की बुक का नाम है, इन्हीं की बुक का नाम है। किसकी बेटा, राजा भोज की। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण, फिर से बुक रिवाइज करो, सरस्वती कंठाभरण, सम्रांगण सूत्रधार। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसमें आपको क्या याद करना है, इनमें आपको बुक के भाई कौन सी बुक क्या दिया गया है। इसमें युक्ति कल्पतरु 12 पूछी गई है आपसे, और सरस्वती कंठाभरण पूछी गई है। विद्या विनोद और चारू चर्या के आपको क्या पूछे गए बेटा, यहाँ पे राइटर पूछे गए हैं, राइटर, ठीक है ना। आज मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा ना, तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आज आपको भरोसा होगा कि हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, है ना। क्योंकि ये सब लगभग 3 या 3.5 साल से एमपीपीएससी एलओचो पेल रहा हूँ मैं अच्छे खासे से, है ना। अच्छा खासा नॉलेज हो रखा है। लोक दरबारी, ये तो अपना साइड में हुई है, चलो जो बच्चे आ नहीं पा रहे हैं उनको ऐसे ही पढ़ाते रहो, टाइम पास करते रहो, ये अपना साइड में हो गया। कोई इससे इनकम का सोर्स नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ साइड धंधा है अपना, मतलब साइड मस्ती है। ये प्रमुख दरबारी कवि कौन कौन से थे, इनके प्रमुख दरबारियों में याद रखना आपको कौन कौन मिलेंगे आपको बेटा। तो इनके प्रमुख दरबारियों में आपको मिलेंगे पता है, पहली बात तो देखना कि इनके दरबारियों के बारे में आईन अकबरी से सूचना मिलती है। किससे, अबुल फजल की आईन अकबरी से, आईन अकबरी से एक जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है कि राजा भोज के दरबार में 500 प्लस विद्वान थे, 500 से अधिक विद्वान निवासरत थे, 500 से अधिक विद्वान रहते थे। कहाँ से जानकारी मिलती है, आईन अकबरी से मिलती है, ठीक है ना। प्रमुख में आपके एक तो परिमल आ जाएंगे आपके, इनको पद्मगुप्त के नाम से भी जानते हैं, क्या, पद्मगुप्त के नाम से भी जानते हैं। एक आपके धनंजय आ जाएंगे, धनंजय देखो, परिमल वागपति मंजू के पास, वागपति द्वितीय के पास भी थे, और सिंधुराज के समय पे भी थे। ये वागपति के समय भी थे। आपका धनंजय की रचना क्या थी, 10 रूपक थी। क्या थी बेटा, धनंजय की 10 रूपक। एक मिनट, एक मिनट लिख के उठ गया है क्या, परिमल आपका धनंजय, धनंजय की रचना कौन सी बेटा, 10 रूपक, 10 रूपक, ठीक है ना। एक मिलेंगे आपको धनपाल। धनपाल के बारे में सबसे पूछा जा रहा फैक्ट है सबसे ज्यादा कि इन्होंने बाद में क्या जैन धर्म को अपना लिया था। पूछेगा कि राजा भोज का ऐसा कौन सा दरबारी है तो जैन धर्म को मानते थे, कौन थे बेटा, धनपाल थे, ठीक है ना। इनकी बुक का नाम है तिलक मंजरी, क्या नाम है, तिलक मंजरी इनकी बुक का नाम है ना। भास्कर भट्ट, भास्कर भट्ट मिलेंगे आपको, भास्कर भट्ट, ठीक है ना। भास्कर भट्ट को राजा भोज ने विद्यापति की उपाधि दी थी। किसकी, विद्यापति की उपाधि दी थी, विद्यापति की उपाधि किसने, राजा भोज ने। एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो, दामोदर मिश्र मिलेंगे आपको, दामोदर मिश्र मिलेंगे। इनकी रचना है हनुमान, हनुमान नाटक, हनुमान नाटक इनकी प्रसिद्ध रचना है। एक आपको ओवट मिलेंगे, ओवट, ओवट आपके वैदिक साहित्य के टीकाकार हैं। वैदिक साहित्य का टीकाकार है ओवट, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक आपको देवसेन मिलेंगे, देवसेन, देवसेन जो कि जैन विद्वान थे, जैन विद्वान थे। इनकी बुक का नाम क्या है बेटा, दर्शन सार, क्या है, दर्शन सार, जो कि आज के समय में भी जैन साधुओं के लिए स्वाध्याय का विषय है, ठीक है ना, याद रखना। तो इनकी दरबारी प्रमुख कहते आपके दरबारी थे। बात करते हैं इनकी राजनीतिक उपलब्धियों की, राजा भोज की
राजनीतिक उपलब्धियों की बात करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन देखो, राजनीतिक उपलब्धियों से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। जो क्वेश्चन का मेन पार्ट था, इनकी जो बुक का नाम है वहां से और दरबारियों से, बुक से और दरबारियों से क्वेश्चन आते हैं। इनका जो एक क्वेश्चन आएगा भी स्थापत्य से आएगा। पहले हम स्थापत्य को करते हैं कि इनके द्वारा बनाए गए स्थापत्य क्या है, ठीक है ना। स्थापत्य जो महत्वपूर्ण है उसको करते हैं हम लोग, स्थापत्य, ठीक है ना। या सांस्कृतिक गतिविधियां, स्थापत्य या सांस्कृतिक गतिविधियां, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या, राजधानी परिवर्तन हो गया था। धार में इन्होंने क्या, भोजशाला की स्थापना की। स्थापत्य में देखना आप लोग, धार में भोजशाला की स्थापना की, जो कि वास्तव में क्या एक संस्कृत महाविद्यालय था, जो कि क्या था, संस्कृत महाविद्यालय था, याद रखना। अभी वर्तमान में विवादित स्थल है, विवादित ढांचा है, फिलहाल में मस्जिद के रूप में देखा जाता है। हालांकि वहां पे बहुत जश्न के साथ आपका सरस्वती पूजन भी किया जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पे सरस्वती माता का मंदिर बनवाया, सरस्वती माता का मंदिर बनवाया, जिसमें जो देवी की प्रतिमा है उसको वाग देवी बोलते हैं। उनको क्या हम लोग वाग देवी बोलते हैं। ये नाम आपसे पूछा गया है, याद रखना। वाग देवी सरस्वती को बोलते हैं, और यहाँ पे जो प्रतिमा है वाग देवी के नाम से पूजी जाती है। किसके नाम से बेटा, वाग देवी के नाम से पूजी जाती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार, ठीक है ना। ठीक है ना। जो वाग देवी की वास्तविक प्रतिमा फिलहाल में कहाँ रखी है, वाग देवी की वास्तविक प्रतिमा कहाँ रखी है बेटा, ब्रिटेन की म्यूजियम में रखी है। यहाँ पे ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, क्या वाग देवी का सिंबल आज भी देखने को मिलता है, तो बिल्कुल। जो आपको सरस्वती सम्मान मिलता है, जो आपको सरस्वती सरस्वती सम्मान दिया जाता है, उस सम्मान में आपको वाग देवी का स्टैचू दिया जाता है। किसका, वाग देवी का स्टैचू दिया जाता है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। याद रखना, इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि भाई साहब ने भोजपाल नगर अर्थात भोपाल की क्या, भोजपाल नगर अर्थात ऐसा कहा जाता है, भोपाल इसको माना जाता है, भोपाल नगर की स्थापना की थी। यहाँ पर इन्होंने भोजताल की स्थापना की थी। यहाँ पर इन्होंने क्या, भोजताल की स्थापना की थी, है ना? भोपाल में भोजताल, भोजताल की स्थापना की थी, जो कि भोपाल का तालाब है, बड़ा तालाब, ठीक है। भोजताल की स्थापना की थी, इस बात का रखना। याद रखना, रायसेन जिले में, रायसेन जिले में इन्होंने क्या, भोजेश्वर शिवलिंग का निर्माण कराया था। किसका, भोजेश्वर शिवलिंग का निर्माण कराया था। रायसेन जिले में क्या, भोजेश्वर शिवलिंग का निर्माण कराया था, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग कहा जाता है, ठीक है ना। क्या, एमपी का सबसे बड़ा शिवलिंग है। इसको एमपी का सोमनाथ भी कहते हैं, एमपी का सोमनाथ भी कहते हैं, एमपी का सोमनाथ भी कहते हैं, ठीक है ना। और ऐसा है कि वास्तुकला की दृष्टि से क्या मंदिर आज अधूरा है, पूरा मंदिर नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। वास्तुकला की दृष्टि से क्या अधूरा मंदिर है, पूर्ण रूप में काम इस पे नहीं हो पाया था, ठीक है ना। याद रखना, राजा भोज ने कहा पे, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना कराई थी। त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना कराई थी, इसको आपको याद रखना है। याद रखना, राजा भोज ने रायसेन जिले में एक विशाल बांध, जिसको हम साइको लोग पीएन बांध के नाम से जानते हैं, यहाँ पे रायसेन जिले में एक बहुत बड़ी बांध का निर्माण कराया था, बांध का निर्माण, जिसको हम लोग
नाम से, साइक्लोपियन बांध के नाम से जानते हैं। हालांकि वर्तमान में बांध नहीं है, इसको होशंग शयन है। इसको कौन ने, होशंग शयन, हम लोग पढ़ेंगे होशंग शय, होशंग शयन है, इसको होशंग शयन ने नष्ट कर दिया था। ये फैक्ट भी बार बार पूछा गया है, साइक्लोपियन बांध भी आपका बार बार पूछा गया है, ठीक है ना। क्या रखना, इन्होंने महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन व जो केदारनाथ मंदिर है, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड, इन दोनों का जीर्णोद्धार भी कराया था, या मरम्मत कराई थी, ठीक ना, जीर्णोद्धार कराया था। इस बात को आपको क्या रखना है। याद रखना, एक अभी एक नया फैक्ट ट्रेंड में आया इनके बारे में कि राजा भोज ने रोबोटिक्स पे भी काम किया था, रोबोटिक्स पर भी काम किया था। एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में जो इन्होंने तालाब बनवाया था, धारा नगरी में तालाब बनवाया था, वहां पे तालाब में यंत्र चालित, यंत्र चालित पुतलियों का निर्माण कराया था, जो कि तालाब में क्या, नृत्य करती हुई प्रतीत होती थी, ठीक है ना। तो रोबोटिक्स वाला क्वेश्चन चलने लगा है, हालांकि इतना महत्वपूर्ण एक फैक्ट था ट्रेंड में, तो मैं आपको बता दिया, ठीक है ना। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना, इन्होंने धार में किले का जो निर्माण कराया था, धार के किले का निर्माण लीलोद्धान गिरी नाम से कराया था, लीलोधान गिरी नाम से कराया था। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। जिसका कालांतर में जीर्णोद्धार किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। जीर्णोद्धार किसने, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे आप लोग इसको पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो इनका राजा भोज का महत्वपूर्ण पाठ था वो अपन ने कर लिया है। राजा भोज का जो सबसे महत्वपूर्ण पाठ था वो हमने कर लिया है। अब आते हैं इनकी राजनीतिक उपलब्धियों पर। किस पे बेटा, राजनीतिक उपलब्धियों पर, जो कि मैं इंपोर्टेंट पार्ट नहीं मानता हूँ राजा भोज के बारे में, ठीक ना। राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो उड़ीसा के शासक इंद्रनाथ को हराया था, उड़ीसा शासक इंद्रनाथ को हराया था। कलचुरी के गांगे देव को हराया था, कलचुरी के गांगे देव को हराया था। और याद रखना, जो कलचुरी का कर्ण था भैया, कर्ण के आक्रमण के समय पे राजा भोज की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तेलंगाना के तेलप को हराया था, तेलंगाना के तेलप को हराया था भाई साहब ने, ठीक है ना। और कोंकण शासक शिलाहर काशीदेव को हराया था, ठीक है ना। कोंकण शासक शिलाहर काशीदेव को हराया था। अब ये तो मैंने सीधा फैक्ट लिखवा दिया, क्योंकि यहाँ पे इतना इंपोर्टेंट इसको नहीं मानता मैं इंपोर्टेंट। यहाँ से अभी तक मुझे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, बिल्कुल इंपोर्टेंट नहीं मानता हूँ। बस कर का याद रखना कि कलजुरी शासक कर के आक्रमण के समय पे राजा भोज की मृत्यु हो गई थी, इसको याद रखेंगे आप लोग बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे विद्याधर की कहानी आएगी कि इनके समकालीन है, चंद्रलोक संघर्ष चला है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं बिल्कुल इसको महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ, ठीक है ना। ठीक, बट कलचुरी शासक को आपको याद रखना है। चलो, इसका जो आपको गद्दी पे बैठे बेटा कौन मिलेंगे, राजा भोज को जो गद्दी मिलेंगे, राजा भोज का पुत्र जयसिंह बैठेगा गद्दी पर। तो जयसिंह का पुत्र आपका उदयनाथ मिलेगा, क्या, आदित्य। जयसिंह गद्दी पर आएगा, राजा भोज के बाद जयसिंह आएगा, फिर जयसिंह के बाद उदयादित्य, आदित्य गद्दी पर बैठेंगे, ठीक है ना। जो कि ऐसा माना था कि चचेरा भाई था,
ठीक है ना। कहीं कहीं पर राजा भोज का पौत्र लिखा जाता है, कहीं कहीं पर चचेरा भाई बोलते हैं, तो चचेरा भाई याद रखना, चचेरा भाई था। ठीक है ना। इन्होंने विदिशा में क्या, विदिशा में, विदिशा के निकट उदयपुर शहर की स्थापना की थी। क्या, विदिशा नगर कहाँ पे, विदिशा के निकट उदयपुर शहर की स्थापना की थी। इस बात को याद रखना है। और यहाँ पे क्या, विदिशा में उदयपुर में क्या, नीलकंठेश्वर, नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, जिसको हम क्या, उद्देश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, उद्देश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। ठीक है। याद रखना, इनकी पत्नी शालमानी ने, उदयादित्य की पत्नी शालमाली ने भोपाल में सभा मंडल मंदिर का निर्माण कराया था। क्या, भोपाल में सभा मंडल मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है ना। सभा मंडल मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। जिसको बाद में, जिसको बाद में भोपाल की बेगम कुसदिया, भोपाल की कुदसिया बेगम ने तोड़वा दिया था। कुदसिया बेगम ने तोड़वाकर क्या, जामा मस्जिद बनवा दी थी, तोड़वाकर जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है ना। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। इसको सालमानी ने भोपाल में सभा मंडल बनवाया था। ठीक है ना। ठीक। इसके समय इनका एक बनने का आपको देवपाल, कौन, परमार शासक देवपाल। देवपाल के समय आपको याद रखना कि इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया था। इसके बाद क्या, इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया था, उज्जैन पर आक्रमण किया था, उसे लूटा था। ठीक है ना। और जैतुकी आते देवपाल के बाद, कौन आते हैं, जैतुकी। जैतुकी के समय बलबन का आक्रमण हुआ था, बलबन का आक्रमण हुआ था। और अंत में आपको मिलेंगे महकल देव, कौन मिलेगा बेटा, महकल देव, महकल देव। ठीक है ना। 1305 में मालवा पर कौन, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, अलाउद्दीन खिलजी का। यही मैंने कल गलती की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक बोल दिया था मैंने, अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था और दिल्ली सल्तनत चीज मिल जाती है। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने परमार वंश भी देखा था। क्या देखा, परमार वंश। ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसमें कक्षवाय वंश। अंतिम वंश बचा हुआ है राजपूतों में, कक्षवाय वंश। ठीक है ना। कारण अंतिम वंश से कक्षवाय वंश, जिनकी 3 शाखाएं एमपी में देखने को मिलती हैं। कक्षवाय वंश की 3 शाखा एमपी में देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है ना। एक मिनट दें मुझे, इसको रिवाइज करो एक बार आप लोग, हम लोग आते आगे, क्योंकि मैं अलग से नहीं, मैं इसी पे करवाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि इसी में क्लास को खत्म करो, तो जिससे अपनी क्या मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। जिससे अपनी क्या मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। जल्दी एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लो, जितना हमने कर लिया है उसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालेंगे कक्षवाय वंश। कक्षवाय वंश छोटा सा वंश है, याद रखना। बट यहाँ से क्वेश्चन अभी पहले नहीं बनते थे, अभी बनने लगे हैं। जैसे मुरैना के जो यहाँ पे कल्चर है उससे बनेगा, जो कल्चर है वहां से बनेगा। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। तो अगर आपको ना दिखे तो रोना मत हो। आपने लिख तो लिया है पूरा, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। हम्म, तो कहाँ गया भैया, आ जाओ शुरुआत से देखते हैं। आपका अक्षवाय वंश, भैया आ जाओ यार, भागो मत। क्या? कक्षवाय वंश, नहीं, इसको कक्षपात वंश भी लिख देते हैं लोग, यार क्या, कक्षपात वंश भी लिख देते हैं।
इनकी आपको 3 शाखाएं देखने को मिलेंगी। एक तो ग्वालियर शाखा, आपको इनकी ग्वालियर शाखा देखने को मिलेगी। एक जो आपको मिलेगी यहाँ पे दोवाकुंड शाखा, दोवाकुंड शाखा और आपकी नरवर शाखा। और मैं आपसे कहूंगा ये तीनों शाखाएं आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसको आप 3 स्टार देना इस वाले पॉइंट को, मतलब इस वाले टॉपिक को। क्यों देना? क्योंकि ये एक नया टॉपिक है, पहले यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते थे। अभी फिलहाल में जब से यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आया, उसके बाद एमपीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने लग गए हैं। अभी बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, तो अधिक संभावना है क्वेश्चन बनने की, क्योंकि पूरा खुला हुआ क्षेत्र है, नया क्षेत्र है, तो क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले देखिए हम लोग ग्वालियर शाखा को, इसको देखते पहले हम लोग ग्वालियर शाखा की बात करते हैं। ग्वालियर शाखा की सबसे पहला बात आती है भैया, संस्थापक कौन है? कौन है संस्थापक? सबसे पहली बात आएगी संस्थापक की। संस्थापक कौन है इसके? लक्ष्मण। कौन? लक्ष्मण, या इनको वज्र दामन नाम से भी जानते हैं, वज्र दामन नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इन्होंने अपनी आरंभिक राजधानी, लक्ष्मण जी ने अपनी आरंभिक राजधानी सिहोनिया को बनाया था। सिहोनिया, जहां से आपको बहुत फेमस मंदिर मिलता है सिहोनिया का, सिहोनिया को बनाया था। बाद में अपनी राजधानी ग्वालियर दुर्ग में स्थानांतरित की थी, ग्वालियर दुर्ग में स्थानांतरित की थी, ठीक है ना। वज्रदामन को इतिहास में छोड़पति, किसकी? छोड़ूपति की उपाधि से सम्मानित किया गया है। छोड़ीपति की छोनीपति की उपाधि से सम्मानित किया गया, याद रखना। अब इसका उपाधि का मतलब क्या होता है, ना मुझे पता ना आपको पता। हाँ, अगर आप ग्वालियर संभाग से हैं तो आपके लिए इसको एक बार गूगल कर लेना है, जिससे आपको इंटरव्यू में काम में आ सकता है, ठीक है ना। ग्वालियर संभाग के अन्य प्रमुख शासकों की बात करें, अन्य प्रमुख शासक कौन है बेटा? अन्य प्रमुख शासक में आपको मिले मंगलराज, मंगलराज, कीर्तिराज, मूलदेव, देवपाल, पद्मपाल, शूरपाल और महीपाल, और आपके महीपाल, ये आपको अन्य शासकों में मिल जाएंगे। ग्वालियर शाखा की जो मेन विशेषता है उनकी बात करूं तो आपको सिहोनिया में, सिहोनिया ककन मठ मंदिर मिलता है। ककन मठ मंदिर देखना है, मिलता है। अगर आपने कभी देखा नहीं इसको ना, एक बार गूगल करना। गूगल मेरा फेवरेट मंदिर है, मैं गया हूँ, बहुत शानदार। ऐसा कहा जाता है कि भूतों ने बनाया था मंदिर। क्या? भूतों ने बनाया था, ठीक है ना। इसका निर्माण किसने? कक्षवाई शासक कीर्तिराज ने कराया था। किसने? कक्षवाई शासक कीर्तिराज के द्वारा कराया गया था। बहुत फेमस मंदिर, बहुत पसंद है मुझे, ठीक है ना। कहाँ पे बेटा? आसन नदी के किनारे पर है, आसन नदी के किनारे पर है, ठीक है ना। आसन नदी किनारे पर है। किसको समर्पित है? शिव और पार्वती को, शिव व पार्वती को समर्पित मंदिर है, ठीक है ना। एक और फेमस मंदिर है इनके समय का, तो आपका 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। अच्छा, मैंने आपको बताया था एमपी में 3 जगह पे मंदिर दिखाई देते हैं। 64 योगिनी मंदिर 3 जगह पे मिलते हैं। तो कौन कौन सी जगह पे मिलते हैं आपको नाम बताना है। कमेंट में आज का होमवर्क है कि 64 योगिनी मंदिर किन किन जगह पे मिलते हैं और किन किन शासक के द्वारा बनाए गए हैं, किन किन शासक के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है ना। आपको आज के कमेंट में देना है, ठीक है ना। 64 योगिनी मंदिर किसने बनवाया था बेटा? कहाँ पे? मुरैना में। कहाँ बेटा? मुरैना में है। किसने बनवाया था? तो याद रखना आपको, शासक देवपाल के द्वारा बनवाया गया था, शासक देवपाल के द्वारा बनवाया गया था। और देवपाल को एक उपाधि दी जाती है, क्या? देवपाल की उपाधि याद रखना, अपराजित विरुद्ध, अपराजित विरुद्ध उपाधि दी जाती है, विरुद्ध उपाधि दी जाती है। साथ ही साथ याद रखना, जो इनके शासक सूरपाल हैं, शूरपाल, जो आपके कक्षवाई शासक हैं सूरपाल, उनको हम लोग सूर्य नृप के नाम से जानते हैं। सूर्य नृप, नृप मतलब राजा होता है, सूर्य का शासक के नाम से भी जानते हैं, सूर्य नृप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ राजा महिपाल के द्वारा, राजा महिपाल के द्वारा ग्वालियर किले पर, ग्वालियर दुर्ग में सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण कराया गया था। सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण कराया गया था। और किसको समर्पित है?
विष्णु भगवान को समर्पित है। विष्णु भगवान के पद्मनाभ स्वरूप को, कोई पद्मनाभ आकार होगा, स्वरूप होगा, उनको समर्पित है, पद्मनाभ अवतार को समर्पित है। ठीक है ना। अब आते अपन लोग कुंड शाखा पर। किस पर? कुंड शाखा। कुंड शाखा की बात करें तो कहां पे मिलती है बेटा? श्योपुर जिले में। कहां पे? श्योपुर में। श्योपुर जिले में। इसका जो संस्थापक माना जाता है, युवराज माना जाता है। संस्थापक कौन बेटा? युवराज को माना जाता है ना। आरंभ में क्या, ऐसा का आरंभ में चंदेलों के सामंत हुआ करते थे लोग। क्या आरंभ में चंदेलों के सामंत हुआ करते थे। ठीक है ना। यदि प्रमुख शासकों की बात की जाए तो प्रमुख शासक में अर्जुन, अभिमन्यु, अर्जुन, अभिमन्यु, विजयपाल और आपके विक्रम सिंह। विजयपाल और आपके विक्रम सिंह अन्य शासकों में आपके आते हैं। ठीक ना। ध्यान रखना, जो आपका युवराज है, युवराज के लिए एक उपाधि दी जाती है। युवराज के लिए एक उपाधि का प्रयोग किया जाता है। वो उपाधि का नाम क्या है? क्या? पक्षपात कुलभूषण। पक्षपात कुलभूषण की उपाधि इनको दी जाती है। इस बात को आप कर रखना। ठीक है ना। ठीक। और शासक जो अर्जुन है, अर्जुन ने किसको? अर्जुन ने क्या? अर्जुन ने परमार शासक राजा भोज को पराजित किया था। परमार शासक राजा भोज को पराजित किया था। ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। तो जो विजयपाल है, विजयपाल, इनके लिए अधिराज की उपाधि दी जाती है। किसकी? अधिराज की उपाधि, टाइटल दिया जाता है। उपाधि को क्या बोलते हैं? टाइटल बोलते हैं। ठीक है ना। लास्ट आता है आपका नरवर शाखा। क्या आता है बेटा? नरवर शाखा। नरवर शाखा। तो नरवर शाखा के संस्थापक कौन है? सुमित्र है। कौन है बेटा? सुमित्र माने जाते हैं। कहाँ पे? शिवपुरी में, सिंध नदी किनारे पर है। शिवपुरी में सिंध नदी के किनारे देखने को मिलेगी नरवर शाखा। अन्य प्रमुख शासकों में गगन सिंह, गगन सिंह, शरद सिंह, वीर सिंह देव आपको देखने को मिलेंगे। यदि विशेषता की बात करूं, अन्य फैक्ट की बात करूं, तो याद रखना, जो ढोला मारो गीत है आपका शिवपुरी क्षेत्र में, जो आपका ढोला मारो गीत होता है, ढोला मारो गीत, उस ढोला मारो गीत का संबंध किससे है? ढोला मारो गीत का संबंध कक्षवाय वंश से है। ठीक है, याद रखना। ठीक। ढोला मारो गीत में क्या होता है? ढोला मारो गीत में राजकुमार ढोला, राजकुमार ढोला व राजकुमारी मारू, राजकुमारी मारू की प्रेम कहानियों का वर्णन किया जाता है। क्या? प्रेम कहानियों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलो, जो आपको याद रखना है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या, 64 मंदिर। तो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या किया कि 3 जगह पे मिलता है। एक यहाँ पे मुरैना के मितावली में स्थित है। और जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि मंदिर वृत्ताकार है। बिल्कुल, मंदिर वृत्ताकार है, गोलाकार है। दूसरा कि जो भारत की ओल्ड पार्लियामेंट थी, संसद थी, उसकी प्रेरणा स्रोत आपका ककन्नाट मंदिर रहा है। जो पार्लियामेंट बनाई गई ना, उसका ढांचा आपका इससे 64 मंदिर से लिया। किससे बेटा? ककन्नाट से नहीं, 64 से, 64 मंदिर से लिया गया है। इस बात को आपको याद रखना है। और इसी का अपने आप को तालियां ठोको कि आपने यहाँ तक क्लास कर ली है और प्राचीन भारत समाप्त हो चुका है। क्या आपका यहाँ से प्राचीन काल आपका समाप्त हो चुका है। अब यहाँ से आपका होगा मध्यकाल शुरू। क्या? इतिहास। तो आपने यहाँ तक क्लास कर ली ना,
तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ आप क्लास कर सकते हो और आप स्पीड में आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। आप क्या स्पीड आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है ना। मध्यकाल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली के साथ साथ मालवा में, दिल्ली सल्तनत के साथ साथ जो मालवा क्षेत्र में आपको सल्तनत का विकास होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे विशेषकर, ठीक है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर आप लोग मुगल पढ़ेंगे तो मुगल के समय मालवा पढ़ेंगे। फिर आपका तोमर वंश पढ़ेंगे। फिर आप यहाँ पे रियासतें आ जाती, गोंड रियासत, बुंदेलखंड रियासत, ठीक ना, बघेलखंड रियासत। और यहाँ पे आपका सबसे महत्वपूर्ण रहता है विदेशी व्यक्ति जो यहाँ पे आते हैं, नंबर एक वो क्या, मुगल काल में जो सॉरी मध्यकाल में जो विदेशी व्यक्ति आते हैं वो, जो राजधानियां होती हैं वो, और कोई ढांचा आपका तोड़ के बनाया गया वो, किसकी कब्र कहाँ पे, किसकी मकबरे कहाँ पे, वो किसी ने किसी चीज को कोई नया कथन दिया। जैसे असीरगढ़ को सोने की कुंजी कहा जाता है, क्या, असीरगढ़ को सोने की कुंजी कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे ऐसे बनते हैं, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य होता है, स्थामत आपसे पूछता है। मध्यकाल के लिए मैं ट्राई करूंगा कि 2 दिन में 3 दिन में खत्म कर दूं, 2 से 3 दिन मुझे लग जाएंगे, यहाँ पर रियासतें बड़ी हैं तो 3 दिन मानो, 3 दिन में आपका मध्यकाल पूरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी रियासतें मिलेंगी आपको, ग्वालियर रियासत, भोपाल रियासत, बुंदेला रियासत, बघेलखंड रियासत, बहुत सारी चीज आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। तो प्राचीन और मध्यकाल टोटल 5 दिन में आपका खत्म हो जाएगा हिस्ट्री। अब 5 से 6 दिन में आपका पूरा हिस्ट्री आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 5 से 6 दिन में हम लोग पूरा खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। क्लास को लाइक कमेंट शेयर तो आप वैसे भी नहीं करते तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मुझे दिक्कत है, आप लोग क्लास देखने के बाद नोट शेयर करना, क्या, क्लास देखने के बाद नोट शेयर करना। और हाँ, ये आपकी क्लास नंबर 12 है, सुन लेना मेरी बात को ध्यान से, जो क्लास को देख रहा है। देखिए आपकी क्लास संख्या 12 है। क्लास संख्या 12 के बाद मैं आपको आज टेलीग्राम पर क्या भेजूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट भेजूंगा। प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, पीवाईक्यू आपको खुद से लगाना है। दूसरा, आज की डेट क्या है जब ये क्लास अपलोड हो रही है, आई थिंक आज की डेट 10 मई है। आप कभी भी इस क्लास को देख रहे हो तो आप लोग बार बार नहीं पूछोगे सर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे। आप लोग टेलीग्राम पे जाएंगे, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर नाम से, इस पे आपका टेलीग्राम चैनल है, जो GRF नाम से लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 10 मई का मैसेज स्क्रॉल करना है, वहां पे आपको चीज मिल जाएंगी। 10 मई के आसपास आपको स्क्रॉल करना है, वहां पे चीज मिल जाएगी, ठीक ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।